हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा विंग रात के अंधेरे में जख्मी हालत में रोड पर चले जा रहा था। बाहर आंधी तूफान बारिश सभी आ रही थी। विंग को कोई होश नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, अब आगे। तभी अचानक सामने एक गाड़ी आती है और विंग उस गाड़ी से हिट होने वाला था। तभी ड्राइवर अचानक ब्रेक मार देता है। उस गाड़ी में बैठा पर्सन ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर क्या हुआ? ड्राइवर कहता है, सर हमारी गाड़ी से कुछ टकरा गया है। उन्हें रोड पर ठीक तरीके से नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वो ड्राइवर बाहर उतरता है और देखता है कि रोड पर कोई इंसान पड़ा है। वो घबरा जाता है और अंदर बैठे इंसान ड्राइवर से पूछता है कि कौन है। ड्राइवर शॉक था। ड्राइवर को शॉक देखकर गाड़ी में बैठा हुआ पर्सन भी गाड़ी से बाहर देखता है और रोड पर पड़े उस इंसान को देखता है और ड्राइवर से कहता है, ओ गॉड, ये क्या हुआ? आप मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी उठाओ इसे और गाड़ी में डालो। ड्राइवर बहुत घबराया हुआ था। वो विंग को उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए वो पर्सन ही विंग को उठाने लगता है। जैसे ही वो पर्सन विंग की शक्ल देखता है वो ज़ोर से कहता है, विंग, विंग तुम्हें क्या हुआ? विंग मेरी तरफ देखो, देखो तुम्हारा वांग जी आ गया, उठो विंग। वांग जी के आंखों में आंसू थे। वो फटाफट विंग को उठाता है और गाड़ी में बिठाता है और ड्राइवर से कहता है, जल्दी से गाड़ी चलाओ और घर चलो। ड्राइवर कहता है, जी सर। और वांग जी गाड़ी में भी विंग को जगाने की कोशिश कर रहा था, मगर विंग बेहोश हो चुका था। वांग जी उसे काफ़ी जगाने की कोशिश करता है, मगर विंग है कि उठने का नाम ही नहीं लेता। अब वांग जी जल्दी से मेंशन में आता है। उसके हाथों में विंग था। वो जल्दी से विंग को कमरे में ले जाता है, जहाँ वो विंग के कपड़े चेंज करता है और बेड पर लिटा देता है। तभी पीछे से डॉक्टर भी आ जाता है और वो विंग को चेक करता है और बताता है इसके शरीर पर काफ़ी इंजरी है। वांग जी कहता है, डॉक्टर वो गाड़ी से टकरा गया था। डॉक्टर कहता है, नहीं, ये गाड़ी से नहीं, बल्कि देखने से ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किसी ने मारा हो। वांग जी कहता है, क्या? डॉक्टर कहता है, हाँ, और इन्हें मेंटली ट्रॉमा लगा है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कल सुबह तक होश आ जाएगा। पर हाँ, इन्हें सुबह हॉस्पिटल ले आना, क्योंकि अब अल्ट्रासाउंड से ही पता चलेगा कि बेबी ठीक है या फिर नहीं। वांग जी कहता है, क्या बेबी? डॉक्टर कहता है, हाँ बेबी, तुम्हें उसका फिगर देखकर नहीं पता चला? अब वांग जी को ध्यान आता है कि उसने घबराहट में तो ये ध्यान दिया ही नहीं कि विंग की बॉडी से कुछ चेंज है। अब डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और वांग जी विंग को देखता है और सोचता है विंग प्रेग्नेंट है और उस पर चोट के निशान, कहीं विंग की मैरिज तो नहीं हो गई या फिर ये मेरा बच्चा है। वांग जी पूरी रात इसी सोच में निकाल देता है। अब अगली मॉर्निंग विंग की आंख खुलती है, जहाँ वो चारों तरफ देखता है और सोचता है, ये जियान मेंशन तो नहीं है, ना ही ये मेरा अपार्टमेंट है, ये किसका मेंशन है? वो ये सोच ही रहा था। तभी वांग जी कमरे में आता है और वो विंग को आवाज़ देता है। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग को रोते देख वांग जी विंग को संभालता है और उसे हक कर लेता है। वांग जी और विंग काफ़ी देर ऐसे ही हक करके बैठे थे। तभी विंग रोते हुए कहता है, वांग जी, पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ चले गए थे? वांग जी कहता है, कहीं नहीं विंग, मैं यहीं था। विंग कहता है, यहाँ कहाँ वांग जी? मैंने सबसे पूछा कि वांग जी कहाँ हैं, वांग जी कहाँ हैं, मगर तुम्हारा कुछ भी पता नहीं था। वांग जी कहता है, दरअसल विंग, जब मैं उस होटल में, तभी मुझे अचानक मेरे अंकल के गार्ड का कॉल आया था। उसने मुझे बताया कि अंकल को हार्ट अटैक आया है। वो सीरियस है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और ना ही मुझे तुम्हें बताने का मौका मिला और मुझे अमेरिका जाना पड़ा, क्योंकि अंकल का इलाज वहीं चल रहा था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा अंकल को मारने के लिए कुछ गुंडे आए थे। मैंने जब उन्हें देखा तो मैंने उन गुंडों से फाइट की और फाइट के दौरान मुझे भी नाइफ लग गई थी। फिर 5 महीने तक मेरा इलाज चला, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी इंजरी भी आई थी। और जैसे ही मैं ठीक हुआ मैं वापस आ रहा था तुम्हारे पास, तभी फिर से वही गुंडे मुझे और अंकल को मारने आए थे। फिर मुझे अंकल के गार्ड ने बताया, सर ये सब आपकी माफिया की गद्दी हथियाने के लिए हो रहा है। अब जब आप या फिर सर फिर से इस गद्दी पर नहीं बैठते तब तक ये सब चलता ही रहेगा। और फिर मजबूरी में मुझे माफिया की गद्दी संभालनी पड़ी। पर मुझे नहीं पता था कि माफिया की गद्दी संभालने के बाद मेरे ऊपर ढेर सारी मुसीबतें आ जाएंगी। साथ ही हमारा इतना बिजनेस, ये सब पल भर में बिखरने लगा। ऐसा जैसे हाथ की मुट्ठी से रेत निकलती है। और वो सब संभालते संभालते मुझे टाइम लग गया।
आई एम सॉरी विंग, मैं ये सब बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा पहले सब ठीक हो जाए तो मैं तुम्हें प्यार से समझा दूंगा कि क्या हुआ था। और फिर मैं वापस लंदन गया, जहाँ बेंचिंग ने मुझे बताया कि तुम वापस चाइना आ गए हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। पर मुझे नहीं पता था कि विंग तुम मुझे ऐसा सरप्राइज़ दोगे। अब विंग का फेस थोड़ा अजीब सा हो गया था। विंग कहता है कैसा सरप्राइज़? वांग जी कहता है यही कि विंग तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी किसी और के बेबी से। जैसे ही विंग ये सुनता है तो उसका दिल उसी समय टूट जाता है। वो मन में सोचता है कि क्या वांग जी उसके बारे में ऐसा सोचता है। उसे ये लगता है कि ये बेबी किसी और का है। अब विंग गुस्से में वहाँ से खड़ा होता है और जाने लगता है। तभी वांग जी विंग को रोकता है और कहता है विंग क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है वांग जी मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। वांग जी कहता है क्यों विंग? विंग क्या हुआ? विंग कहता है वो इसलिए वांग जी क्योंकि अगर इस बेबी के बाप को पता चलेगा कि मैं रात भर किसी गैर मर्द के घर पर था तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। वांग जी भी जब विंग के मुंह से ऐसा सुनता है उसका भी दिल टूट जाता है, क्योंकि वांग जी कल रात को ही पता लगवा लिया था कि विंग के साथ क्या हुआ था और वांग जी को भी वही दिखा जो यांगली को दिखा था। मेरा मतलब वेंचाओ के साथ हंसते खेलते हक करते हुए फोटोग्राफ्स। इसलिए वांग जी भी यकीन कर लेता है कि शायद विंग वेंचाओ के बेबी से प्रेग्नेंट हुआ था। वांग जी विंग को रोकते हुए कहता है विंग प्लीज़ एक बार ऐसा कह दो कि ये बच्चा उसका नहीं है। जो सुनकर विंग एक स्मक करता है और साथ ही समझ जाता है कि वांग जी को भी लगता है कि ये बच्चा वेंचाओ का। इसलिए विंग कहता है वांग जी मैं अब किसी को कुछ भी ना तो बताना चाहता हूँ और ना ही कोई सफाई देना चाहता हूँ, इसलिए जिसको जो समझना है वो आराम से बैठकर सोच सकता है। और विंग जाने लगता है। तभी विंग रुककर वांग जी से कहता है वांग जी थैंक यू। वांग जी कहता है थैंक यू किस लिए विंग? मगर विंग कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अब विंग उस मेंशन से बाहर निकलता है और बहुत रोता है और कहता है वांग जी तुम्हें भी अपने प्यार पर भरोसा नहीं था, तुम भी दूसरों की बातों में आ गए। शायद गलती मेरी ही है, मुझे तुमसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था। शायद आज उसी प्यार की सज़ा मुझे मिल रही है जो खुद के बच्चे को किसी और का बच्चा बता रहे हो। तुमने सोचा भी कैसे वांग जी कि तुम्हारा विंग किसी और के बेबी से प्रेग्नेंट हो सकता है? ये सोचकर विंग उस मेंशन से निकलता है और गाड़ी में बैठ जाता है। विंग को नहीं पता था कि वो गाड़ी कहाँ जा रही है। अब जब वो गाड़ी अपने लास्ट स्टॉप पर पहुंच जाती है तब एक पैसेंजर विंग को बताता है कि ये इस गाड़ी का लास्ट स्टॉप है। विंग भी उस गाड़ी से उतरता है और बाहर देखता है जहाँ चारों तरफ बड़े बड़े माउंटेन थे और बीच में एक छोटा सा गांव। विंग उसी गांव की तरफ चला जाता है। विंग को ये भी पता नहीं था कि वो गांव कौन सा है। विंग बस चलते ही जा रहा था। अब विंग चलते चलते काफ़ी थक गया था तो वो एक जगह बैठ गया था। उसे भूख प्यास लगी थी क्योंकि विंग ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और विंग बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी था। अब पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। विंग एक झोपड़ी के बाहर बेहोश पड़ा था। अब मॉर्निंग होता है। उस झोपड़ी में से एक ओल्ड लेडी निकलती है जो अपने गेट पर विंग को देखकर शौक थी। वो विंग को उठाती है। विंग की हालत बहुत ख़राब थी। वो ओल्ड लेडी जैसे तैसे करके विंग को अंदर ले जाती है और अपने बिस्तर पर लिटा देती है और विंग के लिए एक गीला टॉवल लेकर आती है। उसे अच्छे से साफ़ करती है और फिर विंग को सूप वगैरह पिलाती है जिससे थोड़ा सा विंग के सेहत में सुधार होता है और वो अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को एक झोपड़ी में पाता है जहाँ साइड में एक ओल्ड लेडी कुछ बना रही थी। विंग उन्हें देखता है और वो ओल्ड लेडी भी विंग को देखती है और विंग के पास आकर कहती है बेटा तुम ठीक हो, तुम यहाँ कैसे आए और कहाँ के हो? विंग उठकर बैठता है और वो रोने लगता है। विंग को रोते देख वो ओल्ड लेडी कहती है समझ गई, तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने निकाल दिया ना, वो भी इस बच्चे की खातिर, क्योंकि मैंने तुम्हारी बॉडी देखी, तुम्हारी बॉडी पर कोई भी अल्फा मार्क नहीं था। इसका मतलब या तो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हुई है ना। विंग उस लेडी को बताना चाहता था कि नहीं, ये उसकी प्यार की निशानी है, ना कि किसी ज़बरदस्ती का परिणाम। मगर विंग सोचता है अब इन ओल्ड लेडी को कैसे बताऊं कि मुझे प्यार करने की सज़ा मिली है। जिस इंसान का ये बेबी है उसे लगता है कि ये उसका नहीं किसी और का है, इसलिए विंग उन्हें कुछ नहीं बताता। वो ओल्ड लेडी विंग से कहती है कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारे साथ गलत भी हुआ है तो इसमें इस नन्ही सी जान का क्या दोष है। विंग कहता है हाँ ग्रैंड माँ, यही सोच के तो मैं इसे लेकर दर बदर भाग रहा हूँ ताकि ये बेबी ठीक रहे, वरना इसके अपनों ने तो इसे ठुकरा दिया। वो ग्रैंड माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ रहो जब तक तुम्हारा मन करे
और विंग उस ओल्ड लेडी के साथ ही रहने लगता है। धीरे धीरे विंग वहाँ थोड़ी बहुत खेती करने लगता है, उस ओल्ड लेडी का हाथ बढ़ाने लगता है और साथ ही विंग ने एक खूबसूरत बेबी बॉय को बर्थ भी दिया था, जिसका नाम उन्होंने आर्यन रखा। अब विंग धीरे धीरे उस माहौल में ढल गया था। उसे अपने बच्चे और ग्रैंड माँ के साथ रहने में अलग ही खुशी मिल रही थी। देखते ही देखते विंग को उस गांव में 5 साल हो गए थे और आर्यन भी बड़ा हो चुका था। इधर वांगजी पूरी तरह एक कोल्ड हार्टेड पर्सन बन चुका था। साथ ही शहर का बहुत बड़ा माफिया भी। अब लगभग सभी कंट्री के माफिया वांगजी से डरते थे, क्योंकि वांगजी किसी को भी दूसरा मौका नहीं देता था। इधर वेंचाओ भी वांगजी को हर तरीके से मारने का प्रयास कर चुका था, मगर वांगजी वेंचाओ को हर बार विंग के खातिर छोड़ देता था, क्योंकि वांगजी को अभी भी लगता था कि वेंचाओ ही विंग के बेबी का फादर है। वही वेंचाओ ने जियान फेमियान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब जियान फेमियान भी चाइना छोड़कर अपने उसी गांव में आ चुके थे जहां पहले वो रहते थे। जियान यांगली ने वेंचाओ को डिवोर्स दे दिया था और उसने जिन जुशियान से मैरिज कर ली थी। चैन भी अब पहले से ज़्यादा सुधर गया था। अब वो वही गांव में अपने डैड का साथ अपना छोटा सा बिजनेस संभालता था। इधर विंग अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहा था, मगर अचानक एक दिन उस ओल्ड लेडी की तबीयत खराब हो गई और वो विंग से कहती है, विंग बेटा अब मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं है और ना ही मैं अब तुम्हारा और तुम्हारे बेबी का ध्यान रख पाऊँगी। और बेटा इस गांव में भी पिछले 2-3 सालों से बारिश नहीं हुई, तो यहाँ खेती करना भी मुश्किल है। मेरा मानो तो अब तुम आर्यन को लेकर उसके बाप के पास चले जाओ, क्योंकि अब इस गांव में कोई नहीं है। मेरे जाने के बाद तुम कैसे अकेले यहाँ रह पाओगे, इसलिए बेटा अब तुम भी चले जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए ही इस गांव में रुके हो, वरना तुम तो कब के चले जाते। वैसे भी आर्यन अब बड़ा हो रहा है, उसे अच्छे से पढ़ाना लिखाना और एक अच्छा पर्सन बनाना, ठीक है। ठीक अपने तरह ही। इतना कहकर वो ओल्ड लेडी विंग के फोरहेड पर और आर्यन के फोरहेड पर किस करती है और अपना दम तोड़ देती है, जो देखकर विंग और आर्यन दोनों ही बहुत रोते हैं और ग्रैंड माँ को वहीं आंगन में दफनाकर वो दोनों शहर के लिए आने लगते हैं, जहाँ अब कोई बस नहीं जाती थी, क्योंकि पहले उस गांव में लोग रहते थे तो वहाँ बस भी जाती थी, मगर अब उस गांव में कोई नहीं रहता था तो बस भी नहीं आती थी। इसलिए विंग और आर्यन रोज़ सुबह पैदल चलते और शाम को थककर एक जगह बैठ जाते। पूरे 10 दिन बाद विंग और आर्यन चाइना पहुंचे थे, जहां विंग सोचता है कि वो अब कहां जाए और विंग सोच लेता है कि वो पहले अपने मॉम डैड के पास जाएगा, उन्हें समझाएगा कि वो जो सोच रहे थे वो गलत था। इसलिए विंग पहले जियान मेंशन जाता है जहाँ ताला लगा था। वहाँ ताला लगा देख विंग सोचता है शायद मॉम डैड सीजे के पास गए हैं, मगर वो पड़ोसियों से पूछता है कि उसके मॉम डैड कहाँ हैं। पड़ोसी विंग को बता देते हैं कि उस परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ। उसका दामाद जो था उसने उनका सब कुछ छीन लिया और उनकी बेटी को भी डिवोर्स दे दिया और अब वो लोग कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। विंग ये सुनकर पूरी तरह शौक था कि क्या वेंचाओ ने उसके मॉम डैड के साथ ये सब किया। विंग वहाँ से सीधे वेंचाओ से मिलने जाता है, जहाँ इतने सालों बाद वेंचाओ विंग को देखकर शौक था। विंग वेंचाओ से पूछता है कि वो इतने सालों से कहाँ था, क्या कर रहा था, मगर विंग उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता। उल्टा उससे सवाल करता है कि आखिर उसने मेरी फैमिली के साथ ऐसा क्यों किया। जहाँ वेंचाओ बताता है, विंग तुम उन लोगों को अपनी फैमिली कह रहे हो जिसने तुम्हारी मॉम को मारा है। विंग ये सुनकर पूरी तरह शौक और कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो। वेंचाओ कहता है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ बल्कि सच कह रहा हूँ, जाओ पूछो उन्हें। विंग कहता है, वेंचाओ अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, मैं भूल जाऊँगा कि तुम कभी मेरे फ्रेंड थे। वेंचाओ फ्रेंड सुनकर कहता है, हाँ विंग फ्रेंड तो था, मगर तुम सबका बहुत बड़ा दुश्मन भी। और जब से तुमने बताया कि तुम लैन वांगजी से प्यार करते हो, तब से तो और भी ज़्यादा बड़ा वाला दुश्मन। पर विंग तुमने एक छोटी सी गलती कर दी, और ये कि तुम यहाँ से पता नहीं कहाँ चले गए, वरना मैं उस लैन वांगजी को कब का मार देता, मगर अभी भी देर नहीं हुई है। विंग कहता है, क्या मतलब। और वो विंग से कहता है, विंग मैं तुम्हें तो नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर मैं तुम्हारे बच्चे को अपना हथियार बनाऊंगा तुम्हारे उस सो कोल्ड प्यार को मारने के लिए। विंग कहता है, क्या मतलब। वेंचाओ कहता है, मतलब अभी बताता हूँ। और वो अपने गार्ड से कहकर विंग और आर्यन को पकड़ लेता है। और विंग बार बार वेंचाओ से कह रहा था कि वो छोड़ दे, मगर वेंचाओ विंग की कोई बात नहीं सुनता। और अब वो सीधा वांगजी को कॉल करता है, जहाँ वो वांगजी को बताता है कि तुम्हारा प्यार विंग और तुम्हारा बेटा दोनों मेरे पास है। अगर तुम्हें
वो दोनों सही सलामत चाहिए तो मेरे बताए हुए पते पर पहुंच जाना। वांग जी तो पूरी तरह शौक की। इसका मतलब मैं इतने सालों से ये समझ रहा था कि विंग के बेली में जो बेबी है वो वेंचाओ का है, मगर विंग ने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो बेबी मेरा है। आखिर क्यों विंग, क्यों? और वांग जी वेंचाओ के बताए पते पर चला जाता है, जहाँ वो विंग और आयुआन को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है और वेंचाओ से कहता है कि ये सब क्या है और तुमने ये क्यों कहा कि ये बेबी मेरा है जबकि ये बेबी तुम्हारा है। वेंचाओ शौक होते हुए कहता है, क्या चाइना का इतना बड़ा माफिया ये कह रहा है और वांग जी तुम्हें किसने बताया कि ये बेबी मेरा है? तभी वेंचाओ कहता है, एक मिनट, कहीं तुमने भी कहीं वो वाले फोटोग्राफ्स तो नहीं देखे जो मेरी सो कॉल्ड एक्स वाइफ मिस जियान यांगली ने उस प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करवा के खिंचवाए थे? ओ वांग जी, वाकई तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान हो। अरे वो फ़ोटो तो मैंने जानबूझकर खिंचवाए थे ताकि वो बेवकूफ़ औरत मुझे छोड़कर चली जाए और विंग उस बेबी को बर्थ दे, और जैसे ही वो बेबी बर्थ लेता मैं उसे मार देता और विंग को हासिल कर लेता, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं विंग से प्यार करता था। मगर उस बेवकूफ़ औरत ने विंग को अपनी मॉम के पास बुलाया, उसे बहुत हट गया, टॉर्चर किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने सोचा था ये सब होने के बाद विंग मेरे पास आएगा, मगर नहीं, ये पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने इसे पूरी रात ढूंढा मगर ये कहीं नहीं मिला, और देखो 5 साल बाद मिला, मगर इस बेवकूफ़ को तो पता ही नहीं था कि मैंने इसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। वैसे भी वांग जी, वो लोग उस काबिल ही थे, वो लोग मर्डरर है। और तुम्हें पता उन्होंने किसका मर्डर किया? विंग की मॉम का। वांग जी भी ये सुनकर शौक था, और देखो आज विंग की वजह से मुझे तुम्हें मारने का भी मौका मिल गया, जो मैं बरसों से सोच रहा था, क्योंकि तुम्हारे अंकल ने मेरे डैड को मारा था इसलिए। और आज मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मारकर विंग से शादी करूँगा और फिर हम दोनों इस दुनिया पर राज करेंगे। क्यों विंग, मैंने ठीक कहा ना? विंग विंग कहता है, वेंचाओ पागल मत बनो, मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ो, और वैसे भी मुझे अब तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। वेंचाओ कहता है, क्या विंग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? विंग कहता है, और क्या कहूँ वेंचाओ, मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा फ्रेंड माना था, और तुमने तुमने क्या किया? दोस्ती की आड़ में वांग जी को मारने का प्लान बनाया। और वांग जी, तुमने तो मुझसे प्यार किया था ना? और हाँ, ये बेबी तुम्हारा है, मगर तुमने दूसरों की बात पर भरोसा किया। अरे एक बार मुझसे पूछ लेते कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मगर नहीं, तुमने इस वेंचाओ के बिछाए हुए जाल पर भरोसा किया और मुझे ही गलत समझ लिया। तो सुनो वांग जी और वेंचाओ, मैं तुम दोनों से लव नहीं बल्कि हेट करता हूँ, समझे? और छोड़ो मुझे और मेरे बच्चे को, और अपना अपना हिसाब किताब चुका लो, समझे? वांग जी कहता है, हाँ वेंचाओ, विंग सही कह रहा है, हम दोनों की लड़ाई में उसका क्या काम है, उसे जाने दो, और हमारे बच्चे को भी। जो सुनकर विंग कहता है, खबरदार वांग जी, अगर तुमने मेरे आयुआन को अपना बेबी कहा तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आज अभी मेरे हाथ खुले होते तो वेंचाओ से पहले मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से गोली मार देता। ये सुनकर वेंचाओ कहता है, क्या सच में विंग तुम वांग जी को गोली मार देते? इतना कहकर वेंचाओ विंग का हाथ खोल देता है और अपने गार्ड से गन लेकर विंग के हाथ में दे देता है, और खुद विंग पर गन पॉइंट करके विंग से कहता है, लो मारो वांग जी को, मारो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वांग जी कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं वांग जी, तुम मुझे गोली मारो। वांग जी ने, विंग तुम मुझे गोली मारो, मारो। विंग गन तानते हुए वांग जी के पास जाता है और उसके सीने पर गन को रखकर कहता है, मैं तुम्हारे दिल पर शूट करूंगा, क्योंकि इस दिल से मुझे वो सब बाहर निकालना है जो कभी मेरे लिए था। वांग जी कहता है, मारो विंग, गोली मारो, देर क्यों कर रही हो, क्यों कर रहे हो, जल्दी मारो। वैसे भी किसी कुत्ते के हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं अपने प्यार के हाथों से मरूं। पीछे से वेंचाओ कहता है, कुत्ता किसको बोला वांग जी? वांग जी कहता है, अभी तो कुत्ता ही बोला, मगर तुम तो गधे सुअर सब कुछ हो, क्योंकि तुम अभी भी समझ नहीं सके कि ये सब तो मेरी प्लानिंग थी। वेंचाओ कहता है, क्या मतलब? और वांग जी एकदम से विंग के हाथ से गन लेता है और वेंचाओ को शूट कर देता है। इधर वांग जी के सभी गार्ड एक एक करके वेंचाओ के गार्ड को मार देते हैं। अब वांग जी विंग और अपने बेटे आयुआन को गोद में लेता है और विंग से कहता है, चले विंग आयुआन को वांग जी के हाथ से लेता है और कहता है, मैंने वेंचाओ को मरवाने में तुम्हारी हेल्प की, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, और वैसे भी अभी मेरा और काम बाकी है। वांग जी कहता है, विंग मैं जानता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल तक जियान फेमियान और मैडम यू तुम्हारे सामने होंगे। प्लीज़ विंग अभी घर चलो।
अच्छा अपने लिए ना सही आयुआन के लिए चलो। वो देखो वो कितना घबरा गया है। विंग आयुआन को देखता है और मान जाता है। वैसे भी विंग के पास घर कहाँ था और ना ही पैसे थे जो वो कहीं होटल में स्टे कर सके, इसलिए विंग वांग जी के साथ चला जाता है। अब अगली मॉर्निंग जैसे कि वांग जी ने कहा था कि जियान फेमियान और मैडम यू तुम्हारे सामने होंगे, वांग जी ने उस रात को कायम रखा और विंग के उठने से पहले जियान फेमियान और मैडम यू लैंड मेंशन में थे। अब विंग वहाँ पर आता है और अपने मॉम डैड से कहता है, मॉम डैड क्या ये सच है कि आपने मेरी मॉम को मारा है? मैडम यू ये सुनकर पूरी तरह शॉक थी और वो विंग से कहती है, तुम्हें किसने बताया? विंग कहता है, मॉम वो मैटर नहीं रखता कि किसने बताया, मुझे सच जानना है कि आपने मेरी मॉम को मारा है या नहीं। ताकि तभी जियान फेमियान कहता है, सॉरी बेटा ये गलती मुझसे हुई है, मेरी वजह से तुम्हारी मॉम मरी है, हमें उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, वो गलती से हुआ एक हादसा था। विंग कहता है, हादसा? मर्डर को आप हादसा का नाम दे रहे हैं? आखिर मेरी मॉम ने क्या बिगाड़ा था आपका? तभी मैडम यू कहती है, विंग बिगाड़ा? जानना चाहते हो तुम्हारी मॉम ने क्या किया था? तो सुनो गाइस, अब हम यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि आखिर मैडम यू और कांसा सेरेन के बीच में क्या हुआ। तो अब मैडम यू विंग को बताती है, तुम्हारी मॉम और मैं दोनों हम फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड, वो भी बचपन से। हम दोनों के बीच इतना प्यार था कि जो चीज़ वो खरीदती थी सेम वही चीज़ वो मेरे लिए खरीदती थी। मैं जो कपड़े पहनती थी वही कपड़े वही कलर वो पहनती थी। बचपन में तो ये सब सही लगा, मगर जैसे जैसे हम बड़े हुए मुझे फेमियान से प्यार हो गया, वो भी फेमियान से प्यार करने लगी। फेमियान ने उसे बता दिया था कि वो मुझसे प्यार करता है, मगर वो फिर भी नहीं मानी। फिर हम दोनों की शादी हो गई और एक दिन कांसा सेरेन मेरे पास आया और उसने हमें बताया कि उसने घर छोड़ दिया। मैं कुछ दिन उसे अपने पास रखने दूँ। मैं मान गई क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मगर हमें नहीं पता था कि उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। एक दिन मैं एक रात के लिए अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में चली गई। कांसा अपनी जॉब पर थी, मगर जब उसे पता चला कि मैं घर में नहीं हूँ, वो पीछे से घर पर आई। फेमियान घर पर अकेला था। उसने फेमियान के लिए खाना बनाया और उसमें ड्रग्स मिला दिया क्योंकि वो फेमियान को पाना चाहती थी, और फिर वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। वो फेमियान के साथ इतना कहकर मैडम चुप हो गई, मगर जब मुझे पता चला मैंने उसे वहाँ से निकलने को कह दिया। वो चली भी गई। हम दोनों अपनी लाइफ फिर नए शुरू से शुरू कर रहे थे, मगर फिर अचानक 3 महीने बाद वो दोबारा हमारे घर पर आई और फेमियान से कहा कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो हम दोनों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। हम लोग पूरी तरह शॉक थे। उसने हमें धमकी दी कि मैं उसके बच्चे को अपनाऊं वरना वो वहीं जान दे देगी। बच्चे के लिए मैं और फेमियान मान गए और हमने उसे अपने ही पास वाला रूम दे दिया। फेमियान ने उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, यहाँ तक कि तुम्हारी भी पूरी जिम्मेदारी उठाई, मगर नहीं, कांसा को तो फेमियान पर पूरा हक चाहिए था। कांसा की इच्छा थी कि फेमियान मुझे घर से निकाल दे और उसे अपना दे, मगर फेमियान ने ऐसा नहीं किया। शायद इसी बात का गुस्सा उसके अंदर भर रहा था। वो जब प्रेग्नेंट थी तब भी वो फेमियान को अपने पास अपने बेडरूम में चाहती थी, मगर फेमियान ने उसकी एक नहीं मानी। फेमियान ने कांसा से कहा वो बच्चे को मर्द देकर हमें सौंप दे और वो अपनी लाइफ जिए, मगर कांसा को ये मंजूर नहीं था। और फिर कांसा ने तुम्हें जन्म दिया। धीरे धीरे तुम बड़े हुए और फिर वो सर्दी की रात जिस दिन कांसा ने तुम्हें बाहर उस कड़ाके की सर्दी में बाहर खड़ा किया था, मैं कांसा से छीनकर तुम्हें अपने घर ले गई। पूरी रात तुम्हारी केयर की क्योंकि सर्दी में खड़े रहने की वजह से तुम्हें फीवर आ गया था। और जब मैंने फेमियान को बताया तो फेमियान कांसा से बात करने गया था, मगर तब तक उसकी दिमाग की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो मुझे मारने की बात करने लगी और इसी चक्कर में फेमियान ने कांसो को पुश कर दिया और वो जाकर कांच के टेबल से हिट हो गई और इसी चक्कर में उसकी डेथ हो गई। अपनी मॉम के बारे में सुनकर विंग के आंखों में आंसू थे। विंग कहता है, फिर आगे आप लोगों ने क्या किया? मैडम यू बताती है, हम बहुत डर गए थे और हमने अपना घर बचाने के लिए तुम्हारी मॉम को घर के गार्डन में ही दफना दिया। विंग कहता है, मॉम आप लोगों से इतनी बड़ी गलती हुई और उस गलती से बचने के लिए आपने उन्हें दफना दिया। मॉम मैं मानता हूँ कि मेरी मॉम ने जो किया वो गलत था,
मगर आप लोगों ने जो किया वो भी गलत था। मैं मानता हूँ कि आप लोगों से गलती हुई थी, मगर मॉम आप लोगों ने उस गलती को छुपाकर और बड़ी गलती की, इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। और आप लोगों ने जो मेरी मॉम के साथ किया उसकी सज़ा आप लोगों को मिलनी चाहिए। और विंग जियान फेमियान और मैडम यू को पुलिस के हवाले कर देता है। अब हम सीधा 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां विंग ने दोबारा अपनी मेहनत से जियान फेमियान का बिजनेस खड़ा कर दिया था। और जियान फेमियान और मैडम यू भी जेल से रिहा हो चुके थे। उन्हें 2 साल की सज़ा हुई थी। इस बीच यांग ली और विंग के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया था। अब विंग ने जो बिजनेस इन 2 सालों में खड़ा किया था वो बिजनेस वो जियान फेमियान और मैडम यू के हैंड ओवर कर देता है और कहता है मॉम ये बिजनेस मेरी मॉम की तरफ से उनका प्रायश्चित है। और वो फिर हमेशा हमेशा के लिए सबको छोड़कर वापस लंदन चला जाता है, जहाँ वो अब वेंचिंग बेनिंग के साथ अपना बिजनेस कर रहा था। वांग जी भी अपना माफिया का काम छोड़कर वापस लंदन आ जाता है और विंग को मनाता है। कुछ समय बाद विंग मान जाता है और फिर वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। अब हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंग फिर से प्रेग्नेंट था और वांग जी के साथ एक हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहा था। तो गाइस यहाँ हमारी ये छोटी सी स्टोरी समाप्त होती है। आई होप आपको ये पसंद आई हो। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसे लगी। और साथ ही अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अब आपसे कल मिलते एक और न्यू स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।